एक दृश्य की कल्पना करते हैं। रात का घना अंधेरा, 15वीं सदी का फ्लोरेंस शहर। और एक ठंडा सीलन भरा तहखाना। बिल्कुल, मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी है और एक इंसान वहां अकेला बैठा है। उसके आसपास सड़ती हुई लाशें रखी हैं। ओह, बिना किसी रेफ्रिजरेशन के, मतलब भयानक गंध रही होगी वहां। सच में। और वो अपनी स्कैल्पल से एक लाश के चेहरे की त्वचा को धीरे धीरे हटा रहा है, नसों को खींच कर देख रहा है और मांसपेशियों की एक एक परत का बारीकी से अध्ययन कर रहा है। और मजेदार बात यह है कि ये कोई पागल या कोई अपराधी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो इंसान है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे सौम्य मुस्कान को कैनवस पर उतारने की तैयारी कर रहा है। मोनालिसा की मुस्कान, मतलब ये विरोधाभासी उस इंसान की असली पहचान है। हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं, लियोनार्डो दा विंची, वो महज एक चित्रकार नहीं थे। वो इतिहास के सबसे महान पॉलीमैथ थे। मतलब एक ऐसा दिमाग जो एक ही समय में एक शानदार न्यूरोसर्जन की तरह सोच सकता था और ठीक उसी पल एक एरोस्पेस इंजीनियर की तरह आसमान में उड़ने के सिद्धांत भी रच सकता था। कमाल है। आज की दुनिया को देखिए, हमने ज्ञान को अलग अलग डिब्बों में बांट दिया है। विज्ञान का रास्ता अलग है, कला का अलग, इंजीनियरिंग बिल्कुल अलग। कोई भी इंसान एक ही जिंदगी में इन सभी में महारत हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकता। सही बात है। लेकिन हमारी आज की चर्चा का मकसद ये समझना है कि दा विंची ने 500 साल पहले इन सारी दीवारों को कैसे तोड़ दिया। कैसे केवल एक अथक जिज्ञासा ने एक ऐसे इंसान को जन्म दिया जिसने मोनालिसा भी बनाई और हेलीकॉप्टर और टैंक के डिजाइन भी तैयार कर दिए। ये है कि इस जीनियस के बनने की शुरुआत किसी बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी या शाही शिक्षा से नहीं हुई थी। अच्छा। हाँ, बल्कि उस समय के समाज के हिसाब से जो एक बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता था, वही दा विंची की सबसे बड़ी ताकत बन गया। मतलब उनका जन्म, क्योंकि 1452 में इटली के विंची गांव में उनका जन्म हुआ था और दस्तावेज बताते हैं कि वे एक अवैध संतान थे। उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। अब आज के समय में शायद ये कोई बहुत बड़ी बात ना लगे, लेकिन 15वीं सदी के इटली में 15वीं सदी में इसका सीधा मतलब था कि समाज के सारे प्रतिष्ठित दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। बाप रे। इस अवैध होने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि उन्हें लैटिन भाषा सीखने का कोई अधिकार नहीं था। और उस दौर में लैटिन तो ज्ञान की कुंजी थी ना। बिल्कुल, सभी बड़े दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और गणितज्ञों की किताबें लैटिन में ही होती थी। तो वो किस थे? तो एक तरह से उन्हें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से पूरी तरह बाहर निकाल दिया गया था। पूरी तरह से। तो मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। अगर उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया गया, अगर उन्होंने गणित या लैटिन नहीं सीखी, तो वे इतने बड़े वैज्ञानिक कैसे बन गए? यही तो कैच है। मतलब क्या ये कोई चमत्कार था, या आज के उन सेल्फ टॉट कोडर्स जैसा मामला है जो कभी कॉलेज नहीं गए, इसलिए उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या संभव है? ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। देखिए, क्योंकि लियोनार्डो को पुरानी किताबों और अरस्तु जैसे पुराने दार्शनिकों के बनाए नियमों में नहीं बांधा गया, इसलिए उनके लिए सीखने का एकमात्र स्रोत सीधे प्रकृति बन गई, नेचर। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। लिटरली उन्होंने खुद को एक ऑब्जर्वर बना लिया। वे चीजों को वैसे नहीं देखते थे जैसा उन्हें देखने के लिए बताया जाता था। वे चीजों को वैसे देखते थे जैसी वे असल में काम करती थीं। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और ये ताकत तब और भी निखर कर सामने आई जब उनके पिता उन्हें फ्लोरेंस ले गए। फ्लोरेंस, जो उस समय पुनर्जागरण का यानी रेनेसांस का धड़कता हुआ दिल था। हाँ, वहाँ लियोनार्डो को एंड्रिया डेल विरोचियो के वर्कशॉप में एक अप्रेंटिस के रूप में रखा गया। लेकिन वो वर्कशॉप आज के किसी आम आर्ट स्टूडियो जैसा बिल्कुल नहीं था। मतलब सिर्फ पेंटिंग नहीं होती थी वहाँ? अरे नहीं, विरोचियो का वर्कशॉप 15वीं सदी का एक इनोवेशन लैब था। अच्छा। वहाँ सिर्फ कैनवस पर रंग नहीं भरे जाते थे, वहाँ धातुओं को पिघलाकर मूर्तियां ढाली जाती थीं। इसके लिए भारी इंजीनियरिंग और धातु विज्ञान की जरूरत होती थी। मेटलर्जी। हाँ, और नए रंग बनाने के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का प्रयोग होता था। वहाँ कला और विज्ञान के बीच कोई विभाजन रेखा थी ही नहीं। और कला और विज्ञान का ये जो अनोखा संगम है, ये एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक घटना में भी दिखाई देता है। द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट वाली घटना। बिल्कुल। विरोचियो उस पेंटिंग पर काम कर रहे थे और उन्होंने युवा लियोनार्डो से कहा कि कैनवास के एक कोने में एक फरिश्ते का चित्र बना दे। और कहा जाता है कि जब लियोनार्डो ने वो फरिश्ता बनाया तो वो इतना जीवंत था, उसकी त्वचा की चमक इतनी असली थी कि विरोचियो ने हमेशा के लिए अपनी तूलिका नीचे रख दी। बाप रे। मतलब अपने ही स्टूडेंट का काम देखकर गुरु ने पेंटिंग करना छोड़ दिया। इसके पीछे का विज्ञान समझना जरूरी है। देखिए, विरोचियो एग टेम्परा तकनीक का इस्तेमाल करते थे। एक टेम्परा?
मतलब अंडे का इस्तेमाल। हाँ, जहाँ रंग बहुत जल्दी सूख जाते थे और रेखाएं बहुत कठोर होती थीं, एकदम शार्प। हाँ, समझ गया। लेकिन लियोनार्डो ने तेल के रंगों का यानी ऑयल पेंट्स का इस्तेमाल किया, जो धीरे धीरे सूखते थे। तो इससे उन्हें ब्लेंडिंग का टाइम मिल गया। एग्जैक्टली उन्हें रंगों को आपस में मिलाने और परछाइयों को एक दूसरे में घुलाने का समय मिला। और उस फरिश्ते के बालों में जो घुंघरालापन है ना, हाँ, वो महज कला नहीं है, वो लियोनार्डो द्वारा पानी की लहरों और भंवर के लगातार अध्ययन का सीधा परिणाम है। लेकिन एक मिनट रुकिए, फरिश्ते के बाल और पानी के भंवर, मतलब ये तो दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। सतह पर देखने में ये अलग लगती हैं, लेकिन लियोनार्डो का दिमाग एक पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन की तरह काम करता था। ओके। वे नदियों में पानी के बहाव को घंटों बैठकर बस देखते रहते थे और ये समझते थे कि पानी कैसे मुड़ता है, कैसे भंवर बनाता है। और फिर वही गणितीय पैटर्न उन्होंने उस फरिश्ते के बालों के मुड़ने में लगा दिया। बिल्कुल। वेरोचियो इसलिए हैरान नहीं थी कि पेंटिंग सुंदर थी, वो इसलिए हार मान गए क्योंकि लियोनार्डो ने प्रकृति के भौतिक नियमों को कैनवस पर उतार दिया था। कमाल है। और इस सटीकता की भूख ने ही उन्हें इंसानी शरीर के अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया होगा। एनाटॉमी। ओह, एनाटॉमी का उनका जुनून तो किसी अलग ही लेवल पर था। आज तो एमआरआई या एक्सरे से शरीर के अंदर देखा जा सकता है, लेकिन उस समय ऐसा करना न केवल खौफनाक था, बल्कि चर्च के नियमों के सख्त खिलाफ भी था। 30 से ज्यादा लाशों का विच्छेदन। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। लियोनार्डो ने हृदय की शारीरिक रचना का जो अध्ययन किया, वो अपने समय से सदियों आगे था। मतलब उन्होंने हार्ट के बारे में क्या खोजा? उन्होंने न केवल ये खोजा कि दिल में 4 कक्ष होते हैं, मतलब 4 चेम्बर्स, बल्कि उन्होंने ये भी देखा कि एओर्टिक वाल्व कैसे बंद होता है। 500 साल पहले? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? बहुत ही रोमांचक है। चिकित्सा इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि लियोनार्डो ने कांच का एक कृत्रिम वाल्व बनाया। कांच का वाल्व? हाँ, और उसमें पानी और घास के बीज डालकर ये अध्ययन किया कि जब खून बहता है तो वो छोटे छोटे भंवर बनाता है। फिर से भंवर? एग्जैक्टली। और वही भंवर दिल के वाल्व को बंद करने में मदद करते हैं। आधुनिक कार्डियोलॉजी ने 20वीं सदी में जाकर इस तथ्य को प्रमाणित किया। ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। और उन्होंने आर्टीरियोस्क्लेरोसिस यानी धमनियों के सख्त होने की बीमारी का भी पता लगा लिया था, जिसे आज हार्ट अटैक का मुख्य कारण माना जाता है। और ये सारी वैज्ञानिक खोजें, ये लाशों को चीरने का खौफनाक काम, ये सब सिर्फ चिकित्सा विज्ञान के लिए तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब सीधे उनकी कला को जीवंत बनाने के लिए था। जब लियोनार्डो ने चेहरे की मांसपेशियों को खोदा तो उन्होंने जाना कि मुस्कान सिर्फ होठों से नहीं आती। तो फिर कहां से आती है? ये गालों की नसों, आंखों के किनारों और त्वचा के नीचे के पूरे तंत्र का एक बहुत ही जटिल खेल है, जो सीधे हमें दुनिया की सबसे चर्चित पेंटिंग तक ले जाता है, मोनालिसा। बिल्कुल। 1503 में फ्लोरेंस के एक सिल्क व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो ने अपनी पत्नी लीजा घेरार्दिनी का चित्र बनाने का काम उन्हें सौंपा था। लेकिन मोनालिसा सिर्फ एक पोर्ट्रेट तो है नहीं? नहीं, ये मानव दृष्टि और न्यूरोलॉजी का एक जीता जागता प्रयोग है। स्फुमाटो तकनीक। एग्जैक्टली। स्फुमाटो टेक्निक इसका सबसे बड़ा रहस्य है। इतालवी भाषा में इसका अर्थ है धुएं की तरह गायब हो जाना। अच्छा। लियोनार्डो ने लाशों की आंखों का अध्ययन करके ये समझ लिया था कि इंसान की आंखें असल जिंदगी में किसी भी चीज की कठोर आउटलाइन या बॉर्डर नहीं देखती हैं। हाँ, हमारी दृष्टि में रोशनी और छाया धीरे धीरे घुलते हैं। बिल्कुल। स्रोतों में ये विस्तार से बताया गया है कि उन्होंने इस पेंटिंग पर पेंट की 30 से भी ज्यादा परतें चढ़ाई थीं। 30 परतें? हाँ, और कुछ परतें तो 1 मिलीमीटर से भी पतली थीं। बाप रे। यही कारण है कि मोनालिसा की त्वचा में इतनी गहराई लगती है, लेकिन असली जादू तो उस मुस्कान में है ना। हाँ। न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट मार्गरेट लिविंगस्टोन का जो शोध हमारे स्रोतों में शामिल है, वो इस रहस्य से पर्दा उठाता है। वो फोविया वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, देखिए, हमारी आंखों का जो केंद्र होता है, जिसे फोविया कहते हैं, वो बारीकियों को बहुत साफ देखता है, लेकिन हमारी पेरिफेरल विजन यानी परिधीय दृष्टि वो केवल परछाइयों और धुंधलेपन को महसूस करती है। तो लियोनार्डो ने दरअसल इंसान की आंखों के इसी जीव विज्ञान को हैक कर लिया था। लिटरली हैक कर लिया था। उन्होंने मोनालिसा के होठों के कोनों पर कोई कठोर रेखा बनाई ही नहीं। उन्होंने वहां सिर्फ गहरी छाया और धुंधलापन छोड़ दिया। स्फुमाटो। हाँ, और नतीजा ये होता है कि जब कोई दर्शक सीधे मोनालिसा के होठों को देखता है तो फोविया को वहां कोई स्पष्ट मुस्कान नहीं मिलती। तो मुस्कान गायब सी लगती है,
लेकिन जैसे ही दर्शक की नजर उसकी आंखों या बैकग्राउंड की तरफ जाती है, दर्शक की पेरिफेरल विजन उन धुंधली परछाइयों को पकड़ती है और दिमाग उन्हें एक मुस्कान के रूप में इंटरप्रेट करता है। कमाल है, पेंटिंग में मुस्कान नहीं बदल रही है बल्कि दर्शक की आंखें उसे देखने का तरीका बदल रही हैं। ये 16वीं सदी में वर्चुअल रियलिटी बनाने जैसा है। एक निर्जीव लकड़ी के टुकड़े को उन्होंने मानवीय अनुभूति से जोड़ दिया। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। क्या? वो सिल्क व्यापारी जिसने ये पेंटिंग बनवाई थी, उसे ये पेंटिंग कभी मिली ही नहीं। हाँ, ये सच है। लियोनार्डो 16 साल तक उस पेंटिंग को अपने साथ लेकर इटली से फ्रांस तक घूमते रहे, उस पर रोज थोड़ा थोड़ा काम करते रहे। तो क्या इस स्तर का ये जो परफेक्शनिज्म था, ये दरअसल उनके लिए बहुत बड़ी कमजोरी नहीं थी? वे एक होठ की मांसपेशी को समझने के लिए महीनों लगा देते थे, और इसी वजह से उनके कई प्रोजेक्ट कभी पूरे ही नहीं हुए। बिल्कुल। तो क्या ये जीनियस होने का लक्षण है या महज भटकाओ? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर और वैध आलोचना है। उनका दिमाग एक साथ इतनी दिशाओं में भागता था कि एक समस्या को सुलझाते ही उन्हें 10 नए सवाल दिख जाते थे। डिस्ट्रैक्शन। कुछ लोग इसे प्रोक्रेस्टिनेशन या टालमटोल भी कह सकते हैं, लेकिन उनके मामले में ये सिर्फ आलस्य नहीं था। तो क्या था? ये ऑस्टिनाटो रिगोरे था, यानी किसी भी चीज की परम गहराई तक जाने की जिद। और जब ये जिद पूरी होती थी तो द लास्ट सपर जैसी कालजयी रचना जन्म लेती थी। द लास्ट सपर। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका जिक्र मनोविज्ञान के एक मास्टर क्लास के रूप में होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक धार्मिक क्षण नहीं है। कहानी ये है कि जीसस अपने 12 शिष्यों के साथ बैठे हैं और अचानक घोषणा करते हैं, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। और लियोनार्डो ने उस वाक्य को सुनने के ठीक 1 सेकंड बाद की मानवीय प्रतिक्रियाओं का चित्र बनाया है। इसमें ज्यामिति और मानवीय भावनाओं का जो तालमेल है ना, वो अद्भुत है। बहुत ही शानदार। कमरे की वास्तुकला, छत की कड़ियां, मेज की रेखाएं, इस पूरी पेंटिंग का पर्सपेक्टिव एक ही गणितीय बिंदु की ओर जाता है। वैनिशिंग पॉइंट। हाँ, और वो बिंदु ठीक जीसस के दाहिने मंदिर पर स्थित है। ये बहुत ही चतुर तरीका था। उस दौर के बाकी चित्रकार जीसस के सिर के पीछे एक सोने का आभा मंडल, मतलब एक हेलो बनाते थे ताकि वे अलग दिखे। लेकिन लियोनार्डो ने प्रकाश, खिड़कियों और रेखाओं की ज्यामिति का इस्तेमाल किया ताकि ऐसा भ्रम पैदा हो कि दर्शक की आंखें सीधे जीसस के शांत चेहरे पर ही टिके। और उस शांति के ठीक विपरीत बाकी शिष्यों में उथल-पुथल मची है। लियोनार्डो ने उन्हें 3-3 के समूह में बांटा है। कोई गुस्से में चाकू पकड़े है, कोई सदमे में है। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे गहरी बात जुडास का चित्रण है। जुडास, जिसने धोखा दिया था। हाँ, पारंपरिक कला में जुडास को हमेशा मेज के दूसरी तरफ बिल्कुल अलग बैठाया जाता था ताकि वो साफ तौर पर विलन दिखे। लेकिन दा विंची ने जुडास को उसी समूह के बीच रखा है, बस उसे थोड़ी सी छाया में ढकेल दिया है। और जुडास का हाथ उसी रोटी की तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ जीसस का हाथ है। ये दिखाता है कि दा विंची इंसानी फितरत को कितनी गहराई से समझते थे। बुराई कोई अलग से दिखने वाला राक्षस नहीं है, वो हमारे ही बीच उसी मेज पर बैठी हो सकती है। सही बात है। लेकिन इसी द लास्ट सपर के साथ उनका वो प्रयोग करने का कीड़ा उन पर भारी भी पड़ा ना, बहुत भारी पड़ा। दीवार पर पेंटिंग करने का पारंपरिक तरीका फ्रेस्को था, जिसमें एक गीले प्लास्टर पर तेजी से पेंट करना होता है, क्योंकि प्लास्टर कुछ ही घंटों में सूख जाता था। अब दा विंची जैसे इंसान के लिए, जो एक ब्रश स्ट्रोक लगाकर घंटों सोचता रहता था, ये तरीका नामुमकिन था। तो उन्होंने प्लास्टर को सुखाकर उस पर तेल के रंगों से पेंट करने का एक बिल्कुल नया तरीका इजाद कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? पेंटिंग तो बन गई, लेकिन उनके जीवन काल में ही वो नमी के कारण दीवार से छीलकर गिरने लगी। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि एक जीनियस के प्रयोग भी कितनी बुरी तरह फेल हो सकते हैं। असफलताएं तो थीं, लेकिन उनके पैटर्न रिकग्निशन के जुनून ने कभी दम नहीं तोड़ा। इसी ज्यामिति और अनुपात की खोज हमें उनके सबसे मशहूर रेखाचित्र तक ले जाती है, विट्रूवियन मैन। हाँ, एक इंसान जो अपने हाथ और पैर फैलाए हुए एक ही समय में एक वृत्त यानी सर्कल और एक वर्ग यानी स्क्वायर के अंदर पूरी तरह से फिट बैठता है। देखने में तो ये सिर्फ एक नग्न आदमी का स्केच लगता है, लेकिन इसके पीछे का दर्शन ब्रह्मांडीय है। प्राचीन रोमन वास्तुकार विट्रूवियस का मानना था कि एक आदर्श इमारत के अनुपात एक आदर्श इंसान के शरीर पर आधारित होने चाहिए। और दा विंची ने उस विचार को लिया और सिद्ध कर दिया। वर्ग भौतिक दुनिया यानी पृथ्वी का प्रतीक है, और वृत्त आध्यात्मिक दुनिया, अनंत या स्वर्ग का प्रतीक है। और इसके पीछे का गणित एकदम अचूक है। यदि कोई इंसान अपने हाथ पूरी तरह फैलाए तो उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई के बिल्कुल बराबर होती है। यही कारण है कि वो वर्ग में फिट होता है। और यदि वो नाभि को केंद्र मानकर हाथ पैर फैलाए तो वो वृत्त में फिट होता है। ये सिर्फ शरीर रचना का पार्ट नहीं था,
ये बताने का प्रयास था कि इंसान इस ब्रह्मांड का माइक्रोकॉस्म है। मतलब जो नियम ग्रहों की गति तय करते हैं, जो नदियों का बहाव तय करते हैं, वही गणितीय नियम इंसान के शरीर में मौजूद है, गोल्डन रेशियो। और ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं था। दा विंची ने इस ज्ञान को 13,000 से ज्यादा पन्नों की नोटबुक्स में दर्ज किया। ये नोटबुक्स किसी साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं। और सबसे अजीब बात ये थी कि वे इन नोटबुक्स में दाएं से बाएं उल्टे अक्षरों में लिखते थे। मिरर राइटिंग, जिसे पढ़ने के लिए आईने की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों करते थे वो? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे अपने क्रांतिकारी विचारों को चर्च और प्रतिस्पर्धियों से छुपाना चाहते थे। लेकिन एक अधिक तार्किक और वैज्ञानिक कारण ये भी है कि वे बाएं हाथ से लिखते थे। लेफ्ट हैंडेड थे। अच्छा, तो स्याही फैलने का डर रहता होगा? बिल्कुल, उस समय स्याही को सूखने में समय लगता था और बाएं से दाएं लिखने पर उनका हाथ स्याही को खराब कर देता था। इसलिए दाएं से बाएं लिखना उनके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल था। कारण जो भी हो, उन नोटबुक्स के अंदर जो ज्ञान भरा है उसकी कीमत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टेक दिग्गज बिल गेट्स ने उनकी एक नोटबुक को खरीदा था। कोडेक्स लीसिस्टा, हाँ, $20 मिलियन में, मतलब लगभग 250 करोड़ रुपए। इस नोटबुक में चांद की रोशनी से लेकर जीवाश्मों तक का अध्ययन है। फ्लूइड डायनामिक्स यानी जल गतिशीलता पर उनका काम तो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है। उन्होंने नदियों को मोड़ने, शहरों को बाढ़ से बचाने और जहाजों के लिए नहरों में कैनाल लॉक्स का डिजाइन तैयार किया था। पानी का दबाव कैसे काम करता है, ये समझना उनके लिए एक खेल बन गया था। और पानी से आगे बढ़कर उनकी नजर आसमान पर टिक गई। उड़ान, आज हम राइट ब्रदर्स को याद करते हैं, लेकिन 500 साल पहले दा विंची पक्षियों के उड़ने का अध्ययन कर रहे थे। वे बाज और चमगादड़ के पंखों को चीरकर देखते थे कि उनकी मांसपेशियां कैसे काम करती हैं। और उन्होंने ये समझा कि हवा में उड़ने के लिए सिर्फ पंख फड़फड़ाना काफी नहीं है। नहीं, हवा के दबाव से लिफ्ट पैदा करनी पड़ती है। इसी सिद्धांत पर उन्होंने एक विशाल ग्लाइडर, एक एरियल स्क्रू जो आज के हेलीकॉप्टर का पूर्वज है, और एक पिरामिड के आकार के पैराशूट का डिजाइन तैयार किया। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्या? सदियों बाद जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके उस पैराशूट डिजाइन को हूबहू बनाकर टेस्ट किया तो वो बिल्कुल सुरक्षित रूप से काम कर गया। ये सच में अकल्पनीय है। और सुना है उन्होंने एक ऑटोमेटिक चलने वाला मैकेनिकल शेर भी बनाया था। रोबोट लायन, हाँ, जो राजा के सामने चलकर गया और उसके सीने से फूल निकले। ये इतिहास के शुरुआती रोबोट्स में से एक था। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गहराई से परेशान करती है। क्या बात? दस्तावेजों से पता चलता है कि दा विंची जीवन से इतना प्यार करते थे कि वे बाजार से पिंजरे वाले पक्षियों को खरीदते थे सिर्फ उन्हें आजाद करने के लिए। वे संभवतः शाकाहारी भी थे। हाँ, ये सच है। तो फिर वही इंसान 33 बैरल वाली तोप, विशाल क्रॉसबो और चारों तरफ आग उगलने वाले बख्तरबंद टैंक का डिजाइन क्यों बना रहा था? ये क्रूर हथियारों का डिजाइनर और एक दयालु इंसान दोनों एक ही शरीर में कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल, ये पैराडॉक्स कैसे मुमकिन है? यह एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक और नैतिक सवाल है। देखिए, हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति को समझना होगा। इटली में युद्ध चल रहे थे लगातार। इटली युद्धों में घिरा हुआ था। कला को स्पॉन्सर करने वाले राजा और ड्यूक कला से ज्यादा युद्ध जीतने में दिलचस्पी रखते थे। तो फंडिंग का चक्कर था। एग्जैक्टली। अपनी कला और विज्ञान को जारी रखने के लिए फंड जुटाने की मजबूरी में उन्हें खुद को एक मिलिट्री इंजीनियर के रूप में बेचना पड़ा। मजबूरी थी, लेकिन वे अपनी ही विनाशकारी रचनाओं से खौफ खाते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत पनडुब्बी का वो डिजाइन है ना, जो दस्तावेजों में मिलता है। बिल्कुल। उन्होंने पानी के नीचे चलने वाली एक नाव का डिजाइन बनाया था, सबमरीन। लेकिन उन्होंने जानबूझकर उस डिजाइन में कुछ तकनीकी कमियां छोड़ दी। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी नोटबुक्स में साफ लिखा था कि इंसानी फितरत बुरी है। अगर ये तकनीक इंसान के हाथ लग गई तो वे समुद्र के तल से जहाजों को डुबोना शुरू कर देंगे। इंजीनियर का दिमाग नहीं था, ये एक दार्शनिक की दूरदृष्टि थी जो जानता था कि हर तकनीक के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सही बात है। अगर इन सभी ऐतिहासिक दस्तावेजों, जीवनियों और कलाकृतियों का निचोड़ निकाला जाए तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। क्या? लियोनार्डो दा विंची की ये सुपर पावर कोई ईश्वरीय वरदान नहीं थी। उनकी असली ताकत थी ये महसूस करना कि इस ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इंटरकनेक्टेडनेस। पानी की लहरें, फरिश्ते के बाल, रक्त वाहिकाओं में खून का बहाव और मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान, ये सब अलग अलग विषय नहीं है। ये सब प्रकृति के एक ही विराट पैटर्न का हिस्सा हैं। उनका ऑस्टिनाटो रिगोरे, वो अथक जिज्ञासा जिसने उन्हें कभी सतह पर संतुष्ट नहीं होने दिया,
वही उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा पॉलीमैथ बनाती है। आज की दुनिया में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए कविताएं लिख रहा है और कोड बना रहा है, जहां हर इंसान एक छोटे से विशेषज्ञता के डिब्बे में कैद है, लियोनार्डो का जीवन एक बहुत बड़ा सबक है। असली नवाचार कभी भी सिर्फ एक ही विषय के अंदर नहीं होता। ये हमेशा कला, विज्ञान, मनोविज्ञान और प्रकृति के चौराहे पर घटित होता है। जो लोग केवल तकनीक पर ध्यान देते हैं वे आत्मा खो देते हैं, और जो लोग केवल कला पर ध्यान देते हैं वे संरचना खो देते हैं। लियोनार्डो ने दोनों को मिला दिया। बिल्कुल। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार मन में आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। कैसा विचार? 15वीं सदी में दा विंची के पास कोई इंटरनेट नहीं था, कोई गूगल नहीं था, उन्हें लैटिन पढ़ने तक की आजादी नहीं थी। उनके पास सिर्फ समय था। हाँ, समय था और चीजों को बहुत गहराई से, बहुत शांति से देखने की क्षमता। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर वो जीनियस आज के इस युग में पैदा होता, जहां हर सेकंड सोशल मीडिया और सूचनाओं की बाढ़ आती है, जहां एक पल भी शांति नहीं है, तो क्या दा विंची के अंदर का वो पर्यवेक्षक इंटरनेट की इस शोर शराबे वाली दुनिया में इतिहास के सबसे बड़े नवाचार कर पाता? या फिर आज का ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड उनकी उस गहरी शांत जिज्ञासा को जन्म लेने से पहले ही मार देता? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने आज के समय पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है।